नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और न्यूज़ रूम में चर्चा में आज मेरे साथ मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। हम आज बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बातचीत करने के बाद भारत की जो टैरिफ दरें हैं उनको घटा दिया है, 25% से 18% कर दिया है। इस पूरी खबर का क्या मायना है? क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम के आगे ट्रंप झुक गए हैं? इस तरीके की बहुत सारी हेडलाइन आज भारतीय मीडिया में चल रही हैं। दो दिग्गज हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले सौरभ जी से शुरू करना चाहूँगा। सौरभ जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो टैरिफ हुआ है 25% था रेसिप्रोकल टैरिफ और उसके बाद 25% रशियन ऑयल टैरिफ लगा था, तो टोटल टैरिफ था 50% का, जिसको अब 18% कर दिया गया है। पहले खबरें ये आई थी कि रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 से 18% कर दिया। फिर उसके बाद एक खबर और निकल के आई वॉशिंगटन से कि जल्द ही रशियन ऑयल टैरिफ को भी हटा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि टोटल जो टैरिफ रहेगा वो 18% का रहेगा। अब बात करें इसके मायने के या क्या मोदी का दम था, देखिए 5 कारण मैंने जो एनालिसिस किए जो ट्रंप को 18% पर लेके आना पड़ा। पहला था भारत ट्रेड ईयू डील, भारत के साथ जो ईयू डील हुई है, ट्रेड डील जो हुई है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था कनाडा के साथ होने वाली यूरेनियम डील, और उसके अलावा और बाकी जो ट्रेड डील कनाडा के साथ होनी है वो भी एक प्रेशर बना रहा था। तीसरा था वेनेजुएला का जो ऑयल है उसे बेचना है भारत को, क्योंकि रशियन ऑयल कम करवाना है भारत से और वेनेजुएला का ऑयल बढ़वाना है। दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है भारत क्रूड ऑयल का, और उसके पास एक्सेस ऑयल है अमेरिका के पास, तो वो बेचना था। ठीक है, ये तमाम और 2 कारण और भी हैं जो जिसकी वजह से ये सब चीज़ें बन रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी बातचीत। सर, सवाल मेरा ये है कि ट्रंप साहब का ट्वीट अगर आप पढ़ेंगे तो उस ट्वीट में उन्होंने ये मेंशन किया है कि भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, रूस से नहीं खरीदेगा। हालांकि रूस का भी स्टेटमेंट आया है कि इस पे भारत सरकार का आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो एक तो इस पर आप थोड़ी सी सफाई दें और आसान भाषा में आप भी अगर समझा पाएं कि इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। देखिए, ट्रंप साहब लगातार ये मेंटेन करते रहे हैं कि जो हम रशिया से क्रूड खरीद रहे हैं ना, उससे हो क्या रहा है कि हम इन अ वे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो 4 साल से जंग चल रही है हम उसको फंड कर रहे हैं। तो वो इसलिए एक कारण ये है कि वो इसलिए चाहते हैं कि भारत रूस से तेल की खरीद कम कर दे कि रशिया की जो फंडिंग है जिससे वो अपना जंग को कंटिन्यू कर रहे हैं वो फंडिंग रुक जाए, जिससे कि यूक्रेन के ऊपर हमले रुक जाएं। तो वो बेसिकली रशिया यूक्रेन जंग को रोकना चाहते हैं। दूसरा, जैसे अभी सौरभ जी ने कहा कि वेनेजुएला वाला जो तेल है वो अगर इनके पास आया है, अगर ये खुद की कंपनियों को कहते हैं, शेवरॉन जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं यूएस में, अगर वो जाके तेल निकालेंगे तो जाहिर सी बात है उनको बायर भी चाहिए, और इंडिया को भी जाहिर सी बात है अगर रशिया से तेल नहीं मिलेगा तो तेल तो कहीं से लेना ही होगा। तो वो चाहते हैं कि रशिया वाला तेल वेनेजुएला से रिप्लेस हो जाए, यानी कि भारत जो कि भारी मात्रा में तेल खरीदता है वो रशिया से अगर तेल ना खरीदो फिर वेनेजुएला से वो तेल खरीदा जाए, ताकि जो कंपनियाँ यूएस से जाएंगी वहाँ से उत्पादन करेंगी। ये बड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। अगर आप तेल गैस प्रोडक्शन की बात करेंगे ना, एक तो बहुत लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है, तेल की खोज, उसके बाद उसको निकालने का जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी होता है और उसमें पैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। तो कोई भी कंपनी इतना पैसा तभी कमिट करेगी जब उसे पता होगा कि वो तेल निकलेगा तो उसका बायर मेरे सामने खड़ा है। ठीक है, तो इस चीज़ को वो सुनिश्चित करना चाहते हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि जो डील है वो की जा रही है। जाहिर सी बात है बाकी पॉलिटिकल प्रेशर्स और जो बाकी चीज़ें हैं वो तो है ही हैं, लेकिन ये मुख्य कारण है जिस वजह से आप समझ सकते हैं कि जो डील हुई है, और ये एक तरह से बार्टर है, गिव एंड टेक, विन विन कह सकते हैं कि भारत के लिए भी और यूएस के लिए भी। बातचीत तो बहुत टाइम से चल रही थी, सितंबर से अटकी हुई थी ये डील, लेकिन फाइनली इसको होना तो था ही था। लेकिन इंडिया ईयू जो FTA हो गया उसने उनके ऊपर काफ़ी हद तक प्रेशर बना दिया। सौरभ, सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम रशिया से तेल नहीं खरीदते हैं तो उसके क्या नुकसान भारत को जो है वो झेलने पड़ सकते हैं? देखिए, जब वेनेजुएला का तेल पर कब्जा, एक तरह का कब्जा किया था ट्रंप ने, तो उसके बाद एक बयान आया था ट्रंप का, कि ट्रंप ने कहा था कि हम इस ऑयल को मार्केट रेट पे बेचेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो मार्केट रेट WTI के हिसाब से होगा, यानी कि अमेरिकन क्रूड ऑयल इंडेक्स के हिसाब से होगा, या खाड़ी देशों के क्रूड ऑयल इंडेक्स के हिसाब से होगा। पहली बात तो ये, क्योंकि इस वक्त जो है अमेरिकी ऑयल का जो दाम है वो $60 से ऊपर का चल रहा है। ठीक है, अब हम रूस से डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल खरीदते हैं, यानी कि वो $50 के आसपास पड़ता है, 50-55 के बीच में, क्योंकि $6-7 का हमें डिस्काउंट मिलता है। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि
ये सबसे बड़ा सवाल है कि वेनेजुएला का ऑयल अगर हम लेते हैं तो क्या हमें वो डायरेक्ट वेनेजुएला से मिलेगा या वाया अमेरिका से मिलेगा, क्योंकि ये भी बहुत अहम है। क्योंकि वेनेजुएला से अगर हम डायरेक्ट लेते हैं तो हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम पड़ेगा, और अगर हम क्या कहते हैं अमेरिका से मंगाते हैं तो उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, और प्लस मार्केट रेट, तो उसका वजह से क्रूड ऑयल का जो कॉस्ट है वो भारत पर ज़्यादा पड़ेगा। तो हर महीने में रशियन ऑयल जो है जो हम ले रहे हैं वो भारत के लिए बेहतर है, क्योंकि वो डिस्काउंटेड में और डायरेक्ट आ रहा है। मगर अमेरिका का ऑयल, अमेरिकन ऑयल डिस्काउंटेड भी नहीं है, पहली बात। दूसरा क्या कहते हैं उसका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। और ये सवाल जब तक ये अनसुलझा सवाल है कि वो वेनेजुएला का ऑयल आएगा किस तरह से, सीधा डायरेक्ट वेनेजुएला से आएगा या वाया अमेरिका होते हुए आएगा। सिर्फ सवाल जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि कैसे आएगा, अमेरिका से आएगा या वेनेजुएला से आएगा, जिससे भी आएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे रशिया के साथ भारत के संबंधों पर किसी तरीके का, क्योंकि अभी जिस तरीके से पीछे पूरा एक माहौल बना हुआ था रशिया भारत की दोस्ती को लेकर, इस पर कोई असर पड़ेगा ट्रंप के इस ऐलान के बाद? देखिए, अगर तेल के अलावा बाकी ट्रेड पर भी सैंक्शंस लगाए जाते हैं या फिर भारतीय कंपनियां जितना रशिया से हमारा इंपोर्ट होता है उसको नहीं कर पाती है, तो जाहिर सी बात है फिर उसका असर पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, देखिए ये सैंक्शंस हैं, ये पॉलिटिकल प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है। इंटरनेशनल सिचुएशन में आपको जिस तरह से ऑपरेट करना होगा, देखिए भारत ने हमेशा लगातार मेंटेन किया है। हमारे जो नागरिक हैं, 140 करोड़ नागरिक हैं हमारे, उनकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो हमारी प्राथमिकता है। चाहे हम रशिया से तेल खरीदें, चाहे हम यूएस से खरीदें, हमारे लिए सर्वप्रिय है कि हमारे देश में पेट्रोल, डीजल की और बाकी पेट्रोलियम उत्पाद जो हैं उनकी आपूर्ति रहनी चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। और दूसरा, हमारे लिए प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अब ट्रंप साहब ने प्रेशर डाला है, जाहिर सी बात है फिर उसको थोड़ा तो हमें मानना ही पड़ेगा। हमारे लिए भी ये ट्रेड डील बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं इसके आंकड़े आपके सामने रखता हूँ। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यूएस के साथ ट्रेड डील। आप कह रहे हैं कि आपने कई सारे देशों के साथ डील कर लिया, आपने न्यूजीलैंड के साथ कर ली, ओमान के साथ कर ली, आपने ईयू के साथ एफटीए कर लिया, फिर उसके बाद भी ये डील क्यों इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए? देखिए वैसे देखा जाए तो हम भारत से यूएस को जो एक्सपोर्ट है ना, $87 बिलियन का है। हम 40-45 बिलियन डॉलर के आसपास इंपोर्ट भी करते हैं यूएस से जो कुछ उत्पाद हैं। कुल मिला के देखें जो हमारा ट्रेड है यूएस के साथ पूरे एक साल का 130-132 बिलियन डॉलर के आसपास का है। तो वैसे हम देखें तो 40 बिलियन डॉलर के आसपास का हमारा सरप्लस है। लेकिन हमारी कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, जैसे टेक्सटाइल हुई, जेम्स एंड ज्वेलरी हुई, लेदर हुई, और ये वैसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि लेबर इंटेंसिव है, यानी कि इनमें भारी मात्रा में लोग काम करते हैं, रोज़गार मिलता है। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हम क्यों ट्रंप साहब की बातचीत के अंदर दब रहे हैं, या फिर हमें क्यों ये डील हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, वो इसलिए थी क्योंकि हमारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसा रोज़गार वाला मुद्दा है जो कि अटका हुआ था, जिस वजह से हमें इस डील को करना बहुत इंपॉर्टेंट था। कई लोग कह रहे हैं कि हम नए नए दरवाजे, नई नई खिड़कियां खोल रहे हैं, नए नए देशों के साथ, अफ्रीका तक हम पहुंच गए, हमने वहां भी जाके अब डील्स की हैं। तो आपको सामान अपना खपाना ठीक है, किसी तरह से आप रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन जो रोज़गार का मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका बहुत मायने हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी इकोनॉमी के लिए, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि ये जो डील है ना हमारे लिए, मोदी जी के लिए या फिर इंडियंस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। सिर्फ एक थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन है। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि अब बहुत सारे चैनल की हेडलाइन चल रही है कि मोदी का दम, झुक गया ट्रंप, इस तरीके की बड़ी हेडलाइन चल रही है। तो काउंटर स्टेटमेंट लोग सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं, ट्विटर पर भी बहुत चल रहा है कि अगर ये ऐसी डील है कि ट्रंप झुक गए हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, आप वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, और भारत पर जो टैरिफ है वो 25% से घटाकर 18% कर दिया जाएगा। तो क्या ये जो बात है कि मोदी का दम, झुक गया ट्रंप, ये कारगर साबित हो रही है, सही लग रही है आपको? देखिए ये सारे जो जुमले हैं ना, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सेंसेशनलाइज करने के लिए या चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर दिखाने में ठीक लगती हैं। देखिए मैं एज अ मोदी या इंडियन, मैं ये चाहूँगा कि मेरा जो ट्रेड है, मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो देश है उसका फ़ायदा हो। ट्रंप साहब अपने देश के लिए कर रहे हैं, तो कोई भी यहाँ पर किसी का भला करने के लिए या किसी को कुछ रियायत देने के लिए नहीं बैठा है। मैं डील तब करूँगा जब मेरे लिए सही होगी, मेरे देश के नागरिकों के लिए सही होगी, मेरे देश में जो रोज़गार है, मेरे देश की जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनके लिए अच्छी होगी, तो मैं डील करूँगा। और सेम इज़ द केस विद ट्रंप साहब। वो भी मैंने जैसे आपको समझाया, मेरे देश की अगर बड़ी कंपनियां, शेवरॉन जैसी या और जो बड़ी तेल कंपनियां अगर तेल निकालेंगे तो उनको बायर तो चाहिए सामने, तो वो पहले सिक्योरिटी चाहती है कि मेरे सामने बायर होगा तो मैं जाके पैसा लगाऊंगा ना। इतना कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, कई सालों की खोज के बाद आप तेल या गैस निकालना शुरू करते हैं, उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत मैन पावर भी लगती है, तो आपको उसके लिए सामने बायर चाहिए, सामने सिक्योरिटी चाहिए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आप इस एंगल से देखें, अगर चीज़ों को पॉलिटिकल एंगल से ना देखकर अगर इकोनॉमिक एंगल से देखें या फिर बिजनेस एंगल से देखेंगे ना, तो शायद आपके लिए इसको समझना और फील करना
मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा और शायद आपको लॉजिकल भी नज़र आएगा। तो लॉजिकल नज़र आएगा, बड़ी हेडलाइन से वो कर। सौरभ सर, आपका इस पर क्या कहना है कि जो ये जिस तरीके से सर ने बताया कि आप लॉजिकल तरीके से जब इसको समझेंगे, जब फैक्चुअली थोड़ा समझेंगे, तो आप इन जुमलों से जो है वो बच पाएंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। 5 फ़ायदे गिनाऊंगा मैं आपको, जो आज होंगे या आज हुए हैं और आने वाले दिनों में हो सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ ट्रंप के लिए फ़ायदेमंद नहीं है डील, भारत के लिए भी है। देखिए, जब तक ट्रंप के साथ डील अब तक नहीं हुई थी, तो आप शेयर मार्केट का हाल देखिएगा, है ना, 81, 82, 80 पे भी गया सेंसेक्स। आज जैसे ही डील की खबर आई, सेंसेक्स ने 4000 से ज़्यादा का जंप लिया, यानी कि शेयर बाजार में 5% के करीब करीब तेज़ी देखने को मिली, 85,000 पे चला गया। दूसरा पॉइंट, रुपया। जब तक ट्रेड डील नहीं हुई थी यूएस के साथ, देखो इस बीच कितने देशों के साथ आपने ट्रेड डील होती हुई देखी, लेकिन रुपये पे कोई असर नहीं पड़ा, रुपया लगातार गिर रहा था। लेकिन आज 6 साल की सबसे बड़ी तेज़ी है, 6-7 साल की सबसे बड़ी तेज़ी है आज रुपये में, है ना, 119-20 पैसे की, यानी कि 1 रुपये से ऊपर की तेज़ी है। तीसरा पॉइंट, विदेशी निवेशक जो शेयर बाजार में पैसा लगा रहे थे, लगातार 3 महीने से वो पैसा निकाल रहे थे। अब तक मतलब करीब करीब जनवरी तक, नवंबर से लेकर जनवरी तक 66,000 से 67,000 करोड़ रुपए के बीच में निकाल चुके हैं। और पिछले साल 1.66 लाख करोड़ रुपए के कहते हैं वो निकाल चुके विदेशी निवेशक। अब आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी बिकवाली शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों ने की थी। तो अब वो आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस मिलेगा यूएसटी डील के साथ। चौथा पॉइंट, एफडीआई। देखिए, पिछले हमने 2020, 21, 22 में देखा था कि क्या कहते हैं $83 बिलियन की एफडीआई आई थी, जो एक रिकॉर्ड है। उसके बाद लगातार एफडीआई में गिरावट आई है भारत की। क्यों आई है? ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, ठीक है ना। उस ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाने के लिए, उस ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए ये डील होना बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि हम डील किसके साथ करने जा रहे हैं? दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ डील करने, और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी किसके साथ डील करने जा रही है? दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़े मार्केट के साथ डील करने जा रही है। तो ये ट्रस्ट फैक्टर आना बहुत ज़रूरी था। अब एफडीआई भी आएगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और हैं। शेयर बाजार में तेज़ी हो गया, विदेशी निवेशकों की वापसी होगी। हाँ, एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। देखिए, आपने ये हम अप्रैल का डाटा देखें, जो ट्रेड कहते हैं बायलैटरल जो ट्रेड होता है अमेरिका के साथ, वो $8 बिलियन से ऊपर का था। अप्रैल 2025 की बात कर रहा हूँ, जो गिरते दिसंबर में $6 बिलियन के आसपास आ गया, यानी कि $2-2.5 बिलियन के आसपास की कमी आई इस टैरिफ की वजह से। अब क्या होगा? अब हम लेके चलते हैं कि जब भी हम किसी देश के साथ बायलैटरल ट्रेड करते हैं, उसका पूरा डेटा आता है, तो प्लस माइनस हम देखते हैं, तो हम $2 बिलियन प्लस $2 बिलियन माइनस। लेकिन इस ट्रेड डील के बाद, और ईएफटीयू के साथ हो ही गया है हमारा, तो कितना बड़ा जंप आएगा एक्सपोर्ट में। और हमने इसकी बजट में भी हमने देखा किस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने बड़ा बूस्ट देने का काम किया, एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट देने का काम किया है बजट में सरकार ने। तो उसका एक छोटी सी झलक हमें बजट में भी दिखी थी। अब बजट के तुरंत बाद करीब 48 घंटे भी नहीं बीते थे बजट को, अमेरिका ने डील का ऐलान किया। सर, एक आखिरी सवाल मेरा है कि विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा है, किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं एक्चुअली यही चीज़ उठाने भी वाला था। आप कह रहे थे ना कि ऐसी हेडलाइंस बन रही है कि मोदी साहब के ऊपर दबाव था इस डील को करने के लिए। मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता कि ट्रंप साहब का पलड़ा भारी या फिर मोदी साहब का पलड़ा भारी। आप सिर्फ इतना सोचिए कि जितनी भी ट्रेड डील्स हुई हैं जिस भी देश के साथ, चाहे EU FTA की बात कर लीजिए, न्यूजीलैंड की बात कर लीजिए, और भी जितने देशों के साथ डील हुई है, 2 सेक्टर्स लगातार इम्यून रहे। इम्यून मतलब उस डील के तहत नहीं आए हैं। एक है एग्री और दूसरा है आपका डेयरी। ये वही सेक्टर्स हैं, वही लोग हैं जो हमारी आबादी का बड़ा तबका है, और ये वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं, यानी कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता था अगर डेयरी और एग्री प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट होकर हमारे देश में आने लगते। इन दोनों तबकों को, किसानों को और जितने भी डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हमारे लोग हैं, चाहे उसमें भी किसानों को ही आप देख लीजिए, इनको इन जितनी भी डीलें हुई हैं उनसे अलग रखा गया है, दूर रखा गया है। यानी कि ये डील अटकी भी इसीलिए हुई थी। जो समय लगा, जो इतना प्रेशर बन गया था या फिर इतना डिले हो गया, वो इसी वजह से था क्योंकि हम अपनी शर्तों के ऊपर डील करना चाहते थे। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको आंकड़े भी दिए हैं, लेकिन अपनी इम्पोर्टेंस या फिर हमारी ज़रूरत को देखते हुए हमने कोई समझौता नहीं किया है। हम निर्भर हैं लेकिन हम मजबूर नहीं हैं।
ये चीज़ आप समझिए। इस तरह से अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो शायद आपको समझ आएगा कि डील में देरी क्यों हुई और देरी के पीछे के कारण क्या थे, और डील के निटी ग्रिटी से आप समझिए कि एग्री और डेयरी को इससे बाहर रखा गया है। तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि दबाव था हमारे ऊपर तो फिर ये डिले नहीं होता, अगर दबाव होता तो फिर उसमें एग्री और आपका डेयरी भी शामिल होता, जो कि नहीं है। और आगे और जो डिटेल्स आएंगे उसके लिए तो फिर आपके साथ तत्पर ही हैं, खड़े हैं, दोबारा डिटेल्स आपको बताएंगे ही। चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ इसके अंदर कि ट्रंप के लिए ये मजबूरी क्यों बन गई थी डील। देखा, 2 चीज़ें और फैक्टर करती है, मैंने बताया भी था 5 कारण है, 2 फैक्टर और बता देता हूँ मैं आपको। पहला, अमेरिका में महंगाई, जो अमेरिका में जो इन्फ्लेशन डेटा है पिछले कई महीनों से, जो उनका टॉलरेंस लेवल है वहाँ के फेड रिजर्व का, सेंट्रल बैंक का 2% है, वो 2% से ऊपर ही रहा है। तो इस टैरिफ की वजह से वो महंगाई अभी तक कम नहीं हुई है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन महंगाई अभी भी वहाँ पे बादस्तूर जारी है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, चीन के एक्सपोर्ट को न्यूट्रलाइज करना है। जो अभी पीछे डेटा भी आया था, चाइना ने जारी किया था कि $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हो गया है चाइना का ग्लोबली। ठीक है, इस पूरे सप्लाई चेन को जो चीन ने अपने हाथ में ली हुई है, ग्लोबल सप्लाई चेन, उसको तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए भारत के साथ डील होना इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि वो जो चाइना +1 की हम बात करते हैं, पूरा ग्लोबली देश बात कर रहा है चाइना +1 होना चाहिए, तो इंडिया की तरफ इसलिए ही देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं हैं। एप्पल ने ये काम करके दिखाया है, सैमसंग ने ये काम करके दिखाया है, और बाकी कंपनियां भी आ रही हैं। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस में है, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई है। शुरुआत हो गई है। कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो चाइना +1 की बातचीत है, इसमें आप इस तरह से समझिए कि यूएस कंफ्यूज है एक्चुअली। उनको चाइना का विकल्प भी चाहिए, लेकिन भारत इतना मजबूत भी नहीं चाहिए। तो इनकी तरफ से अगर डील इतनी अटकी हुई थी या फिर टाइम ले रही थी क्योंकि वो अपनी शर्तों के ऊपर करना चाहते थे, लेकिन हम भी तैयार नहीं थे उनकी बातचीत को मानने के लिए या फिर दबाव में आने के लिए, जिस वजह से इतना लंबा ये मामला खिंच गया। तो ठीक है, चाइना यूएस के लिए एक पेन पॉइंट है, उनके लिए एक दिक्कत की बात है। वो उसकी बादशाहत जो है, जो उन्होंने 90s में किया अपने सेक्टर को, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को उन्होंने बड़े पैमाने पे इंक्रीज़ किया या फिर उसको एक्सप्लोर किया, हम उसमें 1 दशक पीछे रह गए, जिसका खामियाजा हम भुगत भी रहे हैं। हम आज कह रहे हैं कि हम वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन चाइना जिस जाइंट स्केल पर ग्रो कर चुका है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम से कम हमें 2 दशक लग जाएंगे। अगर चाइना यहीं पे भी खड़ा रह जाए तो हमें चाइना पर पहुँचने में कम से कम 2 दशक लग जाएंगे। तो उस लिहाज से चाइना का विकल्प भी चाहिए उनको, लेकिन भारत उतना मजबूत भी नहीं चाहिए। तो इस कन्फ्यूजन में ट्रम्प साहब ने इतनी देरी की है, जिस वजह से आप देखिए, अब आप कहेंगे कि पॉजिटिव भी बोल रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको और भी बोलना चाहता हूँ, 18% तो टैरिफ अभी भी है। इनके आने से पहले आप 0% पे थे, जो भी ड्यूटी स्ट्रक्चर था, तो 18% तो आपको एक्स्ट्रा हो गया। तो आप इतना जो रीजॉइस कर रहे हैं या फिर इतनी छलांग लगा रहे हैं या इतना जोश या इतना हर्षोल्लास दिखा रहे हैं ना, 18% टैरिफ आप देंगे। आप ये कह रहे हैं कि आप उतने बुरे नहीं हैं, उतने कमज़ोर नहीं हैं या उतने दबे हुए नहीं हैं जितना पहले थे। बस बेहतर है पहले से, जिस वजह से आप इतना रिजॉइस कर रहे हैं। तो एक सवाल है कि वाई ट्रम्प इज सो ऑब्सेस्ड विद इंडिया। आप हर तीसरे दिन ट्रम्प का एक बयान सुनेंगे जो इंडिया से जुड़ा हुआ होगा। अभी कल इंडिया गेट पर भी बोला कि भारत का इंडिया गेट जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है और हम अमेरिका में इससे भी बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन वो बनाएंगे। तो वाई ही सो ऑब्सेस्ड विद इंडिया। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ट्रम्प पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं कि जहाँ जो सबसे ज़्यादा इंडिया 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 करते हैं। नहीं, उसके 2 रीजंस हैं, एक इकोनॉमिकल मतलब लॉजिकल, और एक थोड़ा सा आम भाषा वाला। आप पहले कौन सा सुनना चाहेंगे? आप जो आप सुनाएं। तो इकोनॉमिकल की बात जहाँ तक, जैसे सौरभ जी ने भी कहा, 140 करोड़ लोगों का देश है। हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है हम, तो कोई भी नहीं चाहेगा उससे दूर रहे। अब मजबूरी वही है, कंफ्यूजन वही है दिमाग में कि दूसरा चाइना ना खड़ा हो जाए कहीं। चाइना का विकल्प तो चाहिए, लेकिन चाइना जितना बड़ा नहीं चाहिए, चाइना जैसा नहीं चाहिए, चाइना जैसा सिरदर्द ना बन जाए हमारे लिए। तो उस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन या अपने टर्म्स डिसाइड करने में, वैसे भी आपको पता ही है, उनको अगर आपका चम्मच चाहिए होता है तो वो किचन के ऊपर धावा बोल देते हैं, या फिर बोल देते हैं पूरा किचन मेरा है। ठीक है, अब दूसरी बात आ गई आपकी आम भाषा वाली। अगर हम बात करें तो आम भाषा में अगर आप देखें तो मैं कुछ अच्छा सा मेरे दिमाग में आता है ऐसे जुमला टाइप का कि ट्रम्प साहब देखिए, ये नहीं चाहेंगे ना कि भारत आगे निकल जाए या फिर भारत हमारी पकड़ से बाहर चला जाए। तो वो ये भी चाहते हैं कि भारत हमारे कंट्रोल में रहे, जो वो कर रहा है हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करे। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि वेनेजुला बन जाए दूसरा, या दूसरा इराक बन जाए, या दूसरा अफगानिस्तान बन जाए, वैसा कुछ हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो चाहते हैं कि हमारी जो बादशाहत है, जो यूएस की हमेशा से पकड़ रही है, चाहे वो करेंसी वाइज हो, डॉलर की जो बादशाहत रही है उसकी बात कीजिए,
यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, $30 ट्रिलियन के आसपास की उनकी इकोनॉमी है, तो उसमें उनकी जो बादशाहत है ना वो फिसलती हुई दिख रही है। क्योंकि एक पॉइंट जो कि हर किसी को पता होना चाहिए, $37 ट्रिलियन का कर्ज है यूएस के ऊपर। $37 ट्रिलियन का मतलब समझते हैं 37 लाख करोड़। मतलब मैं और आप अगर जीरो लगाने लग जाएंगे ना, तो हमें इतना तो पता है कि लाख में 5 और करोड़ में 7, तो 12 जीरो पीछे लगा के शायद हमें पता भी ना चलेगा कहाँ तक आपका पेज चला जाएगा लिखते लिखते जीरोस। इतना बड़ा डेट है उनके पास। अब डेट पे करना और डेट को सर्विस करना, यानी कि कर्ज पूरा चुकाना और कर्ज का ब्याज चुकाना। अब उनकी सबसे बड़ी सरदर्दी ये है कि ये $37 ट्रिलियन का जो कर्ज है उसके ऊपर जो ब्याज का भुगतान है वही उनको खाया जा रहा है, जिस वजह से वो अपने फेड चेयरमैन जो हैं जेरम पावल साहब, उनको भी गाली गलौज करना, उनको धमकाना, ये सब करना। एक अपना नया उन्होंने एक कैंडिडेट बता भी दिया कि मेरा केविन वॉश मेरा कैंडिडेट है, जो आएंगे वो ब्याज दरों को कम कर दे। क्यों वो कह रहे हैं ब्याज दरों को कम कर दीजिए? इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको अपना डेट सर्विस करना है, यानी अपने ब्याज के कर्ज के ऊपर ब्याज का भी भुगतान करना है। तो यूएस की एक हमेशा से ना, अब जो जुमला मैं कह रहा था ना मेरे दिमाग में आ गया। देखिए, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई मोह है ना, आप कहेंगे कि माँ का मोह होता है या फिर माँ की जो ममता होती है। मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा मोह है आपका ओहदा, जिसे आप डेजिग्नेशन कहते हैं, थ्रोन, गद्दी। वो गद्दी फिसलती हुई दिख रही है उनको, वो थ्रोन जाता हुआ दिख रहा है। तो वो कहते हैं ना छटपटाहट, दिया बुझने से पहले थोड़ा ज़्यादा फड़फड़ाता है। आई डोंट नो कि अब ये दिया बुझने वाला है इसलिए फड़फड़ा रहा है, या सच में कुछ ऐसा कर पाएंगे कि जिससे यूएस की इकोनॉमी मैनेजेबल हो जाए। क्योंकि बीच में बहुत सारे क्यास हमने देखे 2025 में, बहुत सारे चांसेस ऐसे बन भी गए थे कि इनकी इकोनॉमी मंदी में जा सकती है। टेक्निकली देखा जाए 2 क्वार्टर में अगर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आ जाए तो उसे टेक्निकली मंदी बोल देते हैं कि आप डी ग्रो कर रहे हैं 2 क्वार्टर में तो आपको मंदी आ गई। तो वो जो सिचुएशन है ना, उससे वो बचना चाह रहे हैं। तो आपने बहुत बड़ा एक जाइंट तो खड़ा कर लिया, बहुत बड़ी इकोनॉमी क्रिएट तो कर ली $30 ट्रिलियन की, लेकिन उसमें $37 ट्रिलियन का आपके ऊपर डेट खड़ा हुआ है। तो वो जो थ्रोन है, क्राउन है, गद्दी है, उसको बचाने की कोशिश है। आप सौरभ सर कहेंगे व्हाई ही सो ऑब्सेस्ड विद इंडिया? देखिए, सिर्फ ट्रम्प ही ऑब्सेस्ड नहीं है, पूरी दुनिया ऑब्सेस्ड है, मैं तो कहूँगा, है ना। तभी क्या कहते हैं, जो करीब करीब 2 दशक से जो ट्रेड डील की बातचीत चल रही थी यूरोप के साथ, वो आनन फानन में हो जाती है। क्यों हो जाती है? फोन कॉल पे हो जाती है। एक फ़ोन कॉल क्यों हो जाती है ना। तो ऑब्सेशन तो है ही ना, क्योंकि देखिए 40 करोड़ की आबादी, 50 करोड़ की, 60 करोड़ की आबादी यूरोप की, 140 करोड़ हम, 200 और अब 200 करोड़ लोगों की आबादी का मार्केट बन गया, इसलिए उसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। ठीक है ना। बाकी जो देश है, न्यूजीलैंड हो गया, या अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, या बाकी सदर्न अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं, है ना, वो जो तमाम देश हैं जो भारत के साथ आना चाहते हैं, वो इसीलिए ही आना चाहते हैं। अगर भारत किसी ग्रुप का सदस्य भी नहीं है, उसे भी तब भी भारत को उसमें बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि दुनिया ऑब्सेस्ड है भारत से, और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ का मार्केट बहुत बड़ा है, और इतने बड़े मार्केट को कोई नहीं छोड़ना चाहता। हर कोई चाहता है कि हमारा माल जो है, हमारा जो सामान है, वो भारत आए, है ना, और भारत से हमारी दोस्ती हमेशा से बनी रहे। ठीक है ना। और बात रही रशिया की, रशिया कहीं दूर नहीं जाने वाला, हम उससे तेल खरीदे या ना खरीदे, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑयल से ज़्यादा सबसे जो डील जो उनके साथ होती है वो डिफेंस की होती है। डिफेंस, वो अमेरिका से भी ज़्यादा हथियार जो है रूस से मंगाते हैं। ठीक है ना। यूरोप से मंगाते हैं, अमेरिका से इतने हथियार नहीं आते हैं। ठीक है ना। और जो बाकी चीज़ें हैं, सामान जो है, मशीनरी है, बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, है ना, जो क्रूड ऑयल से ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, वो सब यूरोप से और रशिया से आते हैं। तो बहुत बहुत लंबी डिप्लोमेटिक दोस्ती है रशिया के साथ, तो वो कहीं नहीं जाने वाला। तो चलिए, कोशिश थी कि आसान भाषा में आपको इस पूरे घटनाक्रम को समझाया जाए। तो भारत को अंत में इस स्टेटमेंट के साथ मैं क्लोज करना चाहूँगा कि आप भारत को कमज़ोर बेशक समझते थे या समझ सकते हैं, लेकिन भारत को नज़रअंदाज करना मौजूदा स्थिति में किसी भी देश के लिए, किसी भी मुल्क के लिए संभव नहीं है। और इसीलिए शायद ट्रंप साहब भारत से ऑब्सेस्ड हैं लगातार, और ये डील जो है भारत ने की है। फिलहाल के लिए न्यूज़ रूम में चर्चा में इतना ही। आपके अगर कोई सवाल इस चर्चा से जुड़े हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले लाइव में आपको इन सवालों का जवाब दें। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।